राहुल गांधी को नहीं मिली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस दौरे की इजाजत। छात्रों के साथ बातचीत की मंजूरी को लेकर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी पर छोड़ा था फैसला। ईद के दिन जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हुई हिंसा, 5 पुलिसकर्मी घायल। अनंतनाग में नमाज के बाद पथराव, खरगोन में लगा कर्फ्यू। रायपुर में सीएम बघेल ने लगवाया प्रिकॉशन डोज, कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। कहा कोविड-19 का खतरा भी टला नहीं। सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत में मूलभूत सुविधाओं से वंचित किसान अधिकारियों से लगा रहे मदद की गुहार। सालों से विकास को तरस रहे गांव। और अंबिकापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हैदराबाद के तेलंगाना के उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा कि राहुल गांधी को परिसर में छात्रों के साथ बातचीत की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें, राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत की मंजूरी को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को फैसला लेने को कहा था। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, जहां जालोरी गेट इलाके में एक समुदाय के लोगों ने दोबारा उपद्रव फैलाने की कोशिश की। इसे देखते हुए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले सोमवार रात दोनों पक्षों के बीच 2 बार हिंसा हुई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ईद के दिन यानी आज अनंतनाग में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई। ईद की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों के 22 दिन बाद कर्फ्यू के बीच त्योहार मनाए जा रहे हैं, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से करीब 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज का टीका लगवाया। साथ ही प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा, कोविड-19 का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। और ये भी कहा कि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचाव का सुरक्षा कवच है। और जिस तरह से खबर हम आपको बता रहे हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रिकॉशन डोज लगवाते हैं। उन्होंने अपने सीएम हाउस में प्रिकॉशन डोज लगवाया। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वो भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं, जिनके वैक्सीन अधूरे रह गए हैं, यानी जिनका दूसरा डोज अधूरा है और जिनके दोनों डोज पूरे हो गए लेकिन प्रिकॉशन डोज अभी तक नहीं लगवाया है, वो वैक्सीनेशन पूरा करें, उनके नियमों का पालन करें। साथ ही जो कोविड गाइडलाइन के नियम कायदे जो बनाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण, उसका पालन करना होगा। यानी स्पष्ट है कि 2 गज की दूरी फिर से बनाकर रखनी होगी और मास्क लगाकर रखना होगा। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद साजिद, हम तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। खबर भारत के छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर से मोहम्मद साजिद हमारे साथ फोन लाइन पे। मोहम्मद, जिस तरह से सीएम साहब ने अपील की है, सबसे पहला सवाल ये कि वहां क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी क्रांति जी, अभी छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई बात देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन कहीं भी शुरुआत होती है तो जैसे बड़े दूसरे राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, महाराष्ट्र, तो ऐसे जगहों पे फिलहाल कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं जो कि दिन के 1500-2000 तक केस आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ शुरू से ही कोविड को लेकर अलर्ट हो जाती है, सरकार पहले से ही अलर्ट होती रही है। तो इस बार भूपेश बघेल ने 3 महीने पहले इस तरह से कोरोना फ्री घोषित कर दिया था राज्य को, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने जितने पुराने जो कोविड के गाइडलाइंस थे फिर से उसी को अपनाने के लिए कहा और कलेक्टर को उन्होंने निर्देश भी दिए थे पिछले हफ्ते। और साथ ही जो कुछ भी थे मास्क या फिर अभी फिलहाल भूपेश बघेल ने खुद ने बूस्टर डोज लगवाया था कल, लगवा कर बाकी और राज्य की जो जनता है उनसे उन्होंने अपील की कि कोविड गाइडलाइंस को अपनाएं और साथ ही बूस्टर डोज मतलब जिनकी जो समय तिथि आती है उसकी डोज को लगवाए।
क्योंकि जी। बूस्टर डोज की भी एक अवधि थी कि 9 महीनों के बाद में, या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको पहले लगती थी, जो बुजुर्ग थे उनको पहले लगती थी। तो इस तरह से अभी लगभग जो है सभी के लिए समय आ चुका है। तो शुरुआत में तो राज्य के 3 शहरों में रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बूस्टर डोज अवेलेबल थी, लेकिन अभी तो सभी जगह लगभग लगी रही है। और 1 तारीख को उन्होंने इस तरह की मतलब और भी योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है कि इस राज्य के और भी इलाकों और भी दूसरे जगहों के जिलों में बूस्टर डोज को लगवाने के लिए कैंप लगाने के लिए कहा भूपेश बघेल ने। बिल्कुल मोहम्मद, जिस तरह से सीएम साहब ने अपील भी की है, जिस तरह की कोरोना की स्थितियां बन रही है, चौथी लहर की आहट भी हो गई है, तो लोगों के बीच में किस तरह की जागरूकता देखने को मिल रही है एक बार फिर से, और लोगों के बीच की जो उत्सुकता है और ये जो एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की और लोग किस तरह से सतर्क हैं? फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही, लेकिन सरकार ने जब गाइडलाइंस जारी किया है तो लोग उसका पालन भी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमने तीनों लहरों में देखा है कि शुरुआत में जनता की तरफ से कोई खास कोशिशें नहीं की जाती, लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो फिर सरकार की सारी बातें माननी पड़ती है। तो इस बार त्योहार वगैरह में भीड़ भाड़ तो काफ़ी थी, लेकिन अभी फिर से सरकार ने वापस से उन गाइडलाइंस को मानने के लिए कहा है। तो ये रायपुर और जैसे बड़े शहरों में इस चीज़ को फिर से देखा जा रहा है। नगर निगम वगैरह के जो कर्मचारी होते हैं जगह जगह पर खड़े होकर पेनल्टी काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। और सरकार ने भी अपील किया है, कलेक्टरों को पहले ही निर्देश दिया गया है कि जो भी कोविड के पुराने जो गाइडलाइंस अभी तक चले आ रहे थे उसी को फिर से जारी रखा जाए राज्य में। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद साजिद। सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 और 8 में आज भी किसान पानी की किल्लत, लो वोल्टेज, सड़क की समस्या जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सीतापुर नगर पंचायत के केशला में आज कड़कड़ाती धूप के बीच पूर्वजों से चलती आ रही परंपरा को कायम रखते हुए केशला स्थित सबसे पुराने पीपल पेड़ के नीचे कोठारी पूजा करते हुए खेती की शुरुआत की। लेकिन उनके दोनों वार्डों में आज भी पानी की समस्या और लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अपने वार्डों की समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक उनके दोनों वार्डों में विकास नहीं पहुंच पाया। यहाँ वो कठोरी नाम के कहते हैं, पूजा करते हैं जी। यहाँ गांव में सभी लोग एकत्रित होकर के धान बीज बोते हैं, उसको मतलब अपना बिहान निकालते हैं, इसी जगह से शुरुआत होता है। सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कोठारी पूजा होता है। यहाँ से बैगा द्वारा अलवा द्वारा पूजा पाठ करके हम लोग एकत्रित हुए हैं पेड़ के पास। तो स्थित जगह में हम लोग का लू के जर्जर धूप में हम लोग लिपाते हुए आए हैं। इतने जनसंख्या में गांव का पूर्वज से चल रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से, हम इस खबर पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता खबरभार से वशिष्ठ दास महंत फोन लाइन पर। वशिष्ठ, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क की हालत दयनीय, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि वहां की परंपरा रही है, यानी वो अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो उसका उदाहरण ये सामने नजर आ रहा है। किस तरह से लोग लगातार परेशान हैं, उनकी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया और तस्वीरों में भी हम बता रहे हैं। जी वशिष्ठ, क्या कहना है जनप्रतिनिधियों का? जी मैम, पहले तो बता दूं मैं आपको कि ये जो क्षेत्र है केसला, ये सीतापुर नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। ये नगर पंचायत का क्षेत्र है जी। और यहाँ पे 2 वार्ड है, वार्ड क्रमांक 7 और 8। हाँ। और ये सीतापुर से थोड़ी दूर पे है, मतलब जो सीतापुर से जो बस्ती है वहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर पे है। हाँ। लेकिन ये जो है ये काफी अछूता क्षेत्र हो रखा है। यहाँ जो लोग हैं इनकी जो सुविधाएं हैं इसके ऊपर नगर पंचायत या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो अधिकारी हैं इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। अभी एक मौका आया है, ये अभी धान खरीदी की धान बेचने से पहले जो है लोगों के द्वारा एक पूजा किया जाता है धान लगाने से पहले। तो उसके लिए पूरे गांव वाले पूजा के लिए एकत्र हुए थे और उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है अपनी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए
लोगों तक बात करेंगे, परंतु उनकी बात शुरू से ये लोग करते आ रहे, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम आवेदन देंगे और हमारे जो मांग है, जो पानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वहाँ जो लो वोल्टेज की समस्या है, वहाँ जो पानी की समस्या है, बोरिंग की समस्या है, वहाँ बावड़ी वगैरह नहीं है, तो इन सब दिक्कतों को लेकर उनका कहना है जो सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि हम भी जो है नगर पंचायत क्षेत्र के रहवासी हैं, परंतु हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती जो नगर पंचायत के लोगों को मिल रही हैं। हमको हर चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इनका कहना है कि हम इस बात को लेके आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक और जाएंगे और उनके द्वारा अगर इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो हमारे द्वारा 15 दिन के बाद जो है आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि मानसिक रूप से तैयार है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। कितने लंबे समय से ये लोग परेशान है, क्योंकि ये आज या कल की बात नहीं है, ये सालों पुरानी समस्या है। जी, ये समस्या काफी पुरानी है मैम, और अभी ये अपने क्षेत्र में जो जन समाधान शिविर है इसमें भी इनके द्वारा आवेदन वगैरह दिया गया है, परंतु अभी तक किसी भी आला अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इनको आश्वस्त नहीं किया गया है या इससे जानकारी नहीं मंगाई गई है। विधायक साहब का क्या कहना है? जी वशिष्ठ, विधायक अमरजीत भगत जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जी क्या कहना था भगत जी का? भगत जी के द्वारा तो हमेशा कुछ न कुछ किया जाता है मैम, लेकिन वो हमेशा यहाँ रह तो नहीं सकते। अभी बीच में वो आए थे तो उन्होंने पार्टी के लिए अपने जो विधायक मत है उससे 10 लाख रुपए दिया है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र है इतने जगह ज्यादा पानी की समस्या, गर्मी के दिन में अक्सर यहाँ पानी की समस्या बढ़ जाती है। आप लोकल क्षेत्र की बात न करें, अभी मैं तराई क्षेत्रों में घूमा हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा था हर गाँव में पानी की समस्या है। बिल्कुल सही, तभी ये बात कही जाती है। हम कितने भी विकसित देश होने की बात कहें कि हम विकसित देश होने की कगार पर हैं या हम हो चुके हैं, जो भी बड़ी बड़ी तमाम बातें जो की जाती हैं वर्तमान, भविष्य और भूत को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी विकास से वाकई लाखों कोसों कहा जाए कि हम दूर हैं विकास की इस राह से। देखने में आता है मैम, जो कागजी खाना पूर्ति होती है उसमें हम ये दिखा देते हैं कि हमारे द्वारा हम बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन आप ग्राउंड में जाकर देखिए, लोगों के बीच जाकर देखिए वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं उनके पास। बिल्कुल सहमत हूँ। बाकी चीजों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, आज आप सड़क की बात करें, पानी की बात करें, जो पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जीवन का आधार है। अगर व्यक्ति को स्वच्छ पानी, पर्याप्त पानी जीने के लिए न मिले, पीने के लिए न मिले, तो फिर वहाँ पे जो विकास के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तमाम अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तक इस मुद्दे को पहुंचाइए, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बाइट लेकर आइए, उन सबके फोन नंबर लेकर आइए ताकि हम इस खबर को दूर दराज तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ जुड़ने के लिए। पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी ईद की रौनक देखने को मिली। बता दें कि मंगलवार को ईद मनेगी, इसकी जानकारी मदीना मस्जिद गौरेला के इमाम इरशाद खान अशरफी जामी ने दी थी। ये मुबारक महीना जो है पूरे 30 रोज़े माह सियाम के पूरे हुए हैं और आज इंशाअल्लाह ताला मदीना मस्जिद गौरेला की सारी कमेटी मिलकर और सारी अवाम मिलकर ईद का चांद देखी हैं और इंशाअल्लाह ताला कल बतारीख़ 3 मई मंगलवार पूरे देश में ईद मनाई जाएगी और ज़िला गौरेला, पिंडरा, मरवाही की मदीना मस्जिद में कल 8:30 बजे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के गाढ़वारा में परशुराम जयंती मनाई जा रही है। इस निकाल दिया और पुलिस बल की निगरानी में बाइक रेल स्टेशन से डमरू घाटी तक बड़ी शांति व्यवस्था के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठजन, युवा भी शामिल रहे। अंबिकापुर के गांव महेशपुर कोरवापारा से ये घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 18 साल का एक युवक
जिसकी मृत्यु हो गई खबर है। परिवार वालों ने हालांकि तुरंत युवक के शरीर पर जिस वक्त करंट लगा था गोबर का लेप लगाया, जिस वक्त उसके ऊपर बिजली गिरी थी, लेकिन उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य की भूपेश सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को कुचलने के लिए काला कानून लेकर आई है। इस कानून के तहत भूपेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। विगत 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में काला कानून जारी किया है, जिस कानून के माध्यम से कोई धरना प्रदर्शन या अपनी बात को नहीं रख पाएगा, अपने मौलिक अधिकारों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग जो सरकार का काला कानून है उसको वापस लेने हेतु, उसको चेतावनी देने हेतु आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सरकार यदि 15 दिवस में अपना ये कानून वापस नहीं लेती तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक बड़ी संख्या में सभी जिला मुख्यालयों में अपनी गिरफ्तारी देंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। निश्चित रूप से 1919 में अंग्रेजों द्वारा जो उनका एक कमेटी के अध्यक्ष थे सर कनाडा रोलेट करके उनका नाम था, सिडनी रोलेट, और उन्होंने जो नियम बनाया था उसमें सेम ऐसे ही था कि कोई भी व्यक्ति उस समय आज़ादी की लड़ाई एकदम परवान पर था, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये रोलेट की अध्यक्षता में ये बोला था, नियम निकाला था कि कोई व्यक्ति धरना नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। और उसी का परिणति थी कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है उसके विरोध के समय ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो एक बड़ी संख्या में वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी रोलेट एक्ट की तुलना छत्तीसगढ़ में अभी जो सरकार ने धरना प्रदर्शन पर अपनी 19 कंडिका थोपकर जो आम जनता या कोई सरकारी संगठन पूरा नहीं कर सकता, उसको दबाने के लिए काला कानून है। दोनों की नीति और नीयत एक जैसा है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग शामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना की प्रगति का जायजा लेने ग्राम किलगारी पहुंचे। अधिकारियों से चर्चा करते हुए योजना की बारीकियों की जानकारी ली। मंत्री श्री डंग ने बताया कि 1662 करोड़ रुपए की ये महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र के 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर किसान का सपना होता है कि उसके खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हो। हमारे राजनीतिक जीवन का भी यही सपना था। मंत्री जी का आज हमारी योजना के लिए निरीक्षण किया गया, वो बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि हमारे जो कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है। सारे कार्यों को देखे और संतुष्ट हुए। हमारा जो लक्ष्य है इसको दिसंबर 23 तक तो पूरी परियोजना को पूर्ण करना है, लेकिन इस बार जो रबी सीजन आएगा उसमें भी हम अर्ध से अधिक करने सिंचाई करेंगे। तो एक अपना अपने बहुत ही बड़ी योजना इस क्षेत्र के लिए है। उसकी लागत करीब 1662 करोड़ की योजना है। 81,000 इसमें जो हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एक किसान का सपना होता है कि मेरे खेत पर पानी पहुँचे। मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि उन्होंने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर जो एक सपना किसान का होता है कि हमारा पानी पहुँच जाए, और सबसे बड़ा पानी ही उसका धन होता है। सिवनी मालवा के उदय विहार कॉलोनी के पास फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है, जहां फरियादी दीपक उर्फ बाबा ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसकी जो गोली उसकी जांघ में आकर लगी थी। वहीं थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने नर्मदापुरम एसडीओपी सिवनी मालवा के निर्देशन पर फायरिंग करने वाले आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी मालवा से संवाददाता खबर भारत के लिए धीरज शर्मा। धीरज, जिस तरह से गोली चलने की बात आई है सामने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, क्या कुछ खबर सामने आई है? कौन था वो व्यक्ति? मतलब अभी भी अज्ञात ही बना हुआ है ये मामला या फिर कुछ अपडेट है? मैडम, जानकारी क्या है कि सिवनी मालवा उदय विहार कॉलोनी दीपक केवट को गोली चलाने वाला आरोपी इसने पकड़ लिया है, और उसके साथ मतलब उसका परम मित्र मतलब सारे दोस्त निकला। आरोपी पुलिस ने कर निकाला। यानी दोस्त ने ही गोली चलाई थी?
जी। तो कुछ पता चला आखिर क्या कारण रहा होगा, दोनों के बीच में कोई बहस विवाद? मतलब पता ही चला है मैडम, क्या है कि वो फायरिंग कर रहे थे, मतलब सिखा रहा था, और उसके बाद मतलब उसके जेब में मतलब उन्हें मतलब नशे पदार्थ पिए हुए थे, और उसने अचानक नीचे से गोली चल गई तो उसके पैर में से आर पार निकल गई। तो फिर ये रिपोर्ट जब दायर की गई, इसका मतलब दोनों साथ में थे उस वक्त जब ये गोली चलाई गई? जी जी, साथ में थे। बिल्कुल। तो फिर थाने में अगर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, फरियादी दीपक ने पुलिस को बताया था, ये सारी तमाम जानकारियां दी गई थी? मैडम जानकारी दीपक केवल जिसको गोली चलाई गई, तो उन्होंने बताया था कि मैडम कि मैं टॉयलेट गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब मुझे 2 व्यक्ति लोग आए थे, तो मैडम जो जानकारी जो मिली थी मैडम, हाँ। कि पता लगा था कि उसका परम मित्र निकला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। दीपक बाबा है, ये अपने दोस्त के साथ विकास उर्फ बल्लू यादव के साथ स्कूटी पे गया था। वहाँ दोनों में उदय विहार कॉलोनी के अंदर खड़े थे, तो ये विकास और बल्लू ने अपने जेब से अवैध हथियार निकाल के फायर किए 2, तो उसके बाद एक गोली जो है ना उसके पास में ही खड़े दीपक बाबा के पैर में लगी, और इसके और भी 1-2 चक्षुदर्शी साक्षी मिले हैं हमको। तो घटना की पुष्टि होने पर हमने आरोपी बल्लू को अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ की, तो उसने अपना ऐसी ही घटना होते बताते हुए जुर्म स्वीकार किया है, और उससे हमने जो अवैध हथियार था उसको जब्त किया है, और एक खाली खोखा जो चलने के दौरान उसके पास था वो भी जब्त कर लिया है, और इसमें हमने धारा इजाफा कर दी है, अवैध हथियार रखने चलाने 25-27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया है। ईद के मौके पर नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा में साईखेड़ा, चीचली, साली चौका नगर में ईद पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 बार की नमाज अदा की गई। बता दें कि गाड़ावारा की ईदगाह, जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, फैजाने मदीना पर नमाज अदा की गई है। साईखेड़ा में कब्रिस्तान में मुस्लिम भाइयों के द्वारा ईद के मौके पर खुदा को याद करते हुए नमाज अदा की गई और मिलजुल कर एक दूसरे को शुभकामनाएं, बधाइयां दी गई। हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद पर्व की शुभकामनाएं, बधाइयां दी। आज ईद उल फित्र का त्यौहार है। तमाम मुस्लिम भाइयों ने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया है, और गाड़ावारा शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को तहे दिल से शुक्रगुजार, जिन्होंने एक अच्छा सहयोग करते हुए हमें बेहतर व्यवस्थाएं दी। सभी के लिए भाईचारे का त्यौहार है। इसमें हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में एक लाख मोहब्बत से गले मिलते हैं और एक दूसरे के घर जाकर सेवइयाँ खाते हैं, और हम लोग सबके यहाँ अमन अमान भाईचारा बने रहे, बस यही कामना करें। सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम हमारे यहाँ ईद की नमाज हुई, जो हाफिज जुबैर आलम साहब द्वारा पढ़ाई गई, और देश और क्षेत्र के लिए अमन शांति की दुआएं की गई। और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद चौक से हमारे संवाददाता खबर भारत के गाड़ावारा से। विनोद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि बहुत सुखद बात हमने जो अभी बातें सुनी उनमें 3 चीजें प्रमुखता से कही गई थी। एक, प्रशासनिक अधिकारियों को जो धन्यवाद दिया, दूसरा कि ये भाईचारे का त्योहार है, भाईचारा बना रहे, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमने सुनी जो ध्यान देने योग्य थी वो ये थी कि हमारे हिंदू भाइयों को भी शुभकामनाएं। अगर इसी तरह से यही शुभकामनाएं ईद के पर्व पर पूरे देश भर में बांटी जाती तो शायद जो अप्रिय घटनाएं आज दिन भर से हम चला रहे हैं शायद वो ना होती। जी विनोद। जी, सबसे पहले तो खबर भारत की तरफ से समस्त मुस्लिम भाइयों को मैं भी ईद की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि रमजान महीना का जो एक पवित्र महीना होता है, पूरा इबादत के साथ समस्त मुस्लिम भाइयों ने इस रमजान महीने को मनाया, रोजा रखा। खबर एक बार और विस्तार से खबर चलाई थी, जिसमें मुस्लिम भाइयों द्वारा जो गाड़ावारा की जो मस्जिद है उसके जो अध्यक्ष हैं उनने और जो पदाधिकारी हैं उनने एक बार पहले भी समस्त हिंदू भाइयों को हनुमान जयंती की भी बधाइयां दी गई थी पहले भी, और आज भी ईद पर्व के मौके पर समस्त मुस्लिम भाइयों द्वारा जब खबर भारत की टीम ने जगह गाड़ावारा से 4 जगह नमाज पढ़ी गई थी। सबसे पहले ईदगाह में पढ़ी गई थी, उसके बाद मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में पढ़ी गई थी, छोटी मस्जिद में पढ़ी गई थी, और एक बड़ा स्थान है श्याम टाकीज के पास गाड़ावारा में, तो वहाँ भी पढ़ी गई थी। सभी मुस्लिम भाइयों द्वारा
क्षेत्र में जो साईखेड़ा है, चीचली है, गाडरावाला, आसपास के समस्त मुस्लिम भाइयों ने आज व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त मुस्लिम भाइयों ने भी हिंदू भाइयों को जो उनको बधाइयाँ दे रहे हैं उनको बधाइयाँ दी और उनका आभार भी जताया। मैं आपको एक बता दूं, आपको बड़ी बात, आज प्रशासनिक अधिकारी जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला एसपी, पुलिस अधीक्षक, एक दिन पहले से ही पुलिस अधीक्षक, जिला एसपी जो विपुल श्रीवास्तव है, उनके दिशा निर्देश में पुलिस द्वारा एक दिन पहले से ही पूरी चौकन्ना व्यवस्था थी। चारों तरफ रात में ही शांति व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के लिए अपील की गई थी। आज सुबह 8 बजे से ही पुलिस व्यवस्था नगर जगह जगह जो तहसील में नगर ग्राम है जगह जगह देखी गई थी और आज पुलिस व्यवस्था के रहते हुए आज शांतिपूर्वक ये जो पर्व, ईद पर्व मनाया गया है, उसकी सभी मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़कर, समस्त हिंदू भाइयों को भी आज जैसे जो आज भगवान परशुराम जयंती का पर्व भी है, उनको भी भगवान जो ब्राह्मण सर्वब्राह्मण समाज है उनको भी सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी हैं और ब्राह्मण समाज के जो नागरिक हैं उन्होंने भी मुस्लिम भाइयों को बधाइयाँ देगी। बड़ा अद्भुत पल था, बहुत सुखद माहौल हम तस्वीरों में देख सकते हैं विनोद कि वाकई जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, सुखद था, बातें बहुत सुकून भरी थी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह का माहौल उस जिले में बना रहे और ये जिला पूरे देश भर में उदाहरण बने। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। माह रमजान में कड़ी धूप और गर्मी के बीच 30 रोजे पूरे करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईद उल फितर का पर्व मना रहे हैं। 30 रोजे पूरे होने के बाद आज 3 मई को ईद मनाई जा रही है। ईद के एक दिन पहले से चांद रात को बाजार में रौनक बढ़ गई थी। लोग देर रात तक सेवई, मेवे, कपड़े और दीगर सामान खरीदते रहे। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम की उपस्थिति में साहू समाज के पदाधिकारियों ने शपथ ली। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में टहल सिंह साहू ने शपथ ली। वहीं उपाध्यक्ष भुवनेश्वर साहू और महिला उपाध्यक्ष के रूप में मोहन कुमारी साहू समेत 22 प्रदेश पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस चुनाव में 60 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी। कुछ समय पहले साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष हिरवानी का निधन हो गया था। साहू समाज का अध्यक्ष पद इसलिए खाली था। उन्होंने शपथ दिलाई और मुझे भी मिली। अर्जुन हिरवानी जी के नाम से अध्यक्ष है, उसके नाम से साउथ एक बिल्डिंग बनेगी, उसका भी शिलान्यास। समाज है छत्तीसगढ़ का और हमारा समाज सामाजिक समरसता पर विश्वास करने वाले समाज है। पूरा छत्तीसगढ़िया समाज मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक साथ काम करने का संकल्प आज मन से लिया गया है और किसी प्रकार के वर्ग भेद, जाति भेद से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के विकास हमारे समाज का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए गौ संरक्षण और यहाँ केमिकल के विरुद्ध में जैविक कृषि जैसे विषय को एक जन आंदोलन के रूप में बनाकर सब छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के जीवन में विकास हो, एक नया परिवर्तन हो और सामाजिक रीति रिवाज में भी समय अनुकूल बदलाव करके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और एक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम करेंगे। यह संकल्प। मैं भुवनेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ का उपाध्यक्ष हूँ। गांव-गांव बिजली पहुंचाने का सरकारी दावा भले ही हो मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत ललितपुर के गुरुआमा मोहल्ले का है। इस मोहल्ले में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी। बिजली की परेशानी से तंग आकर ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर बांस के खंभों के जरिए बिजली जलाने को मजबूर है। स्वीकृत कराकर यहाँ पर लाइन पहुँचा दी जाएगी और इन पारा को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। अभी जांच कराई जाएगी, वहाँ पर एक बार पता किया जाएगा कि किन लाइन स्टाफ के द्वारा पे वहाँ पर इस तरीके की मांग की गई है टीसी कनेक्शन के तौर पे और यदि यह सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और यदि वहाँ के ग्रामीणों को यदि किसी भी तरह की कोई समस्या है बिजली से संबंधित तो उसका त्वरित पूरा हाथे उथे आते तो दिक्कत जाते। लाइट टूट सुविधा नहीं है, शुरू साल से नहीं है। टीसी कनेक्शन से 6000 रुपया वो ऐसे दे दें तो अभी तक तो नहीं आए हैं। और इसी के साथ खबर भारत में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।